Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. In the last episode, we had spoken about two great Indian mathematicians, Sri Aryabhatta ji and Sri Brahmagupta ji. Now, during that time, when they were doing their own work, they would have been really supported by the state. So it means our country would have been very, very rich. Otherwise also, and it was rich culturally, and not only during that time, it was rich even before that also. So when we talk of सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया था, और जब कुछ लोग इसके ऊपर कभी कभार डिस्प्यूट करते हैं तो इसका जवाब भी कई लोगों ने दिया है। जैसे कि हम जेम्स फ्रेजर का हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बात कही है कि जो नादिर शाह 1739 में जो पर्शियन किंग थे, दिल्ली को लूट के ले गए थे, उन्होंने करीब करीब 66,000 करोड़ रुपए यहाँ से लूटे थे। ऑलमोस्ट आज की अगर करेंसी में हम लोग उनको कन्वर्ट करें, और जिस तरह से जेवरात वगैरह वो लोग लूट के ले गए थे, जो सामान लूट के ले गए थे इंक्लूडिंग द रुपीज, तो उसके लिए उनको 700 एलिफेंट, 4,000 कैमल्स और करीब 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। आप अंदाजा लगाइए। और कहा तो ये भी जाता है कि वहां जाकर के, अपने देश में जाकर के, उन्होंने 3 साल तक के लिए टैक्स माफ कर दिया था, क्योंकि यहां से इतना लूट के ले गए थे कि उनके देशवासियों का उसी से अच्छे से गुजारा हो सकता था। और देखिए, बाद में और इन्वेडर्स आए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने तो हमें अच्छी तरह से लूटा। और उत्सव पटनायक जो हमारी हिस्टोरियन है, उन्होंने तो एक जगह कहा है और कैलकुलेट किया है ये इन्फ्लेशन के और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो ब्रिटिशर्स हैं हमसे करीब करीब 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लूट के ले गए थे, विच शुड बी अराउंड 9.2 ट्रिलियन पाउंड्स। हालांकि कई लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम नादिर शाह वाला उदाहरण दें कि भारत कितना अमीर देश था, कितना रिच था, तो उससे भी पता लगता है। लेकिन अमीश जी यहाँ पर कोट करते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंग्वेस मेडिसन की रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक भी मानता है। और काफ़ी रिसर्चर्स उस रिपोर्ट को, जो उन्होंने जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 1 CE ऑनवर्ड जो रिपोर्ट, और ये नेट पे भी अवेलेबल है, मैंने भी वहाँ से निकाल करके इसको पढ़ने की कोशिश की। ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंग्वेस मेडिसन की रिपोर्ट मैं भी कोट कर रहा हूँ, और उन्होंने इसको, अमीश जी ने 4 भागों में बांटा है। बिकॉज मैं ये कहूँ कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया था इन द वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो 1 से लगा करके 1100 तक, इट वेरीड बिटवीन 32% टू 35%। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1100 से और 1700 1800 CE तक जाते हैं हम, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इट really came down from 32% to around 22 to 24%. Sometimes it was 24%, sometimes it was 23%, sometimes it was 22%. But by and large, it varied between this only. और जब 1800 के आसपास, 1700 के आसपास हम जाते हैं, और उससे और 1947 तक का देखते हैं, तो बहुत तेजी से गिरावट आती है। और इससे माना जाता है कि जो उत्सव पटनायक जी ने बात की थी कि अंग्रेजों ने कितना यहाँ से लूटा, तो समझ में आता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ बहुत सीरियस उस दौरान में हुई थी। कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ हुई थी, बहुत नुकसान हमारे देश को हुआ था। और उसके अंदर कहा यह जाता है कि जो 22% जीडीपी कंट्रीब्यूशन था इन अराउंड 1700-1800 CE, it came down to around 5.3% in 1947 when India became independent. और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उम्मीद थी कि शायद अब हमारा जीडीपी या हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बेटर होएगी। बट बिकॉज न्यूली बोर्न कंट्री था और इतने टर्मोइल से फॉरेन रूलर्स के अंडर रहा इतने सालों, तो आसान नहीं था हमारे उन लीडर्स के, तब के लीडर्स के लिए, जबकि देश में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनको करते उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हम 1980, 85, 88 तक आते आते हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन करीब करीब 3% के आसपास आ गया। और 3% वॉज रियली very very low, and perhaps it has been the lowest in the history of our nation. तो उसी दौरान में आप देखिए कि 1991 से में जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने और मनमोहन सिंह जी
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने, चूंकि वो जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, और ये जो लिबरलाइजेशन उस वक्त में देश में आया, उससे हमारी ग्रोथ वापस बढ़नी शुरू हुई। और ये हम सब लोग जानते हैं, हम देशवासी भारतीय मेहनती भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, और जब मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं। जैसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एनफोर्स हुई और सरकार ने सपोर्ट करना शुरू किया, कंट्रोल्ड जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया, और आज 2001 तक या 2 तक आते आते हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन करीब 5.1% के आसपास वापस आ गया। और एक रिपोर्ट है कि 2022 के आसपास ये फिर 8.8% हो गया है। तो देखिए, हम चार जब ये एरा देखते हैं, जब हम बिल्कुल गोल्डन पीरियड था, सोने की चिड़िया बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया था हमारे देश के लिए। और बाद में फिर जब ये लुटेरे आए, जो बाहर से टर्किक पीपल एंड ऑल दीज पीपल, दे केम एंड दे लूटेड आवर कंट्री, दे डिस्टर्ब्ड द फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री, दे डिस्टर्ब्ड द फार्मर्स कम्युनिटी, दे डिस्टर्ब्ड द ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब किसी ने एक सवाल पूछा कि देखिए साहब, ये इतना जीडीपी क्यों था, भारत ऐसा क्या? देखिए, भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन, भारत के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रहे। वी हैव बीन वेरी लकी। हम तो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो वाकई में हुएवर इज सुपर पावर, जो भी हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें दिया है। अब देखिए, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हमारी कोस्टल लाइन जो है, हम समुद्री जो हमारा यातायात है वो कितना बड़ा है। हम देश दुनिया के किसी भी कोने में समुद्र के रास्ते पहुंच सकते हैं। तो उन दिनों जो व्यापार था हमारे यहाँ से, देखिए हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल का बड़ा काम था, स्पाइसेस का बड़ा काम था, ट्रेड हमारी बहुत आगे थी, नॉलेज ज़बरदस्त थी, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि हमारे जो रूलर्स थे उन दिनों के, दे वर वेरी वेरी गुड एट हेल्पिंग द पब्लिक एट लार्ज। वो लोग बहुत ख्याल रखते थे, चाहे कैनाल्स की बात हो, नदियों की बात हो, डैम्स की बात हो, झीलों की बात हो, वो सब लोग, चाहे वो चोलाज थे, चाहे राजा भुज की बात, देखिए भोपाल, भोपाल तो आप जानते हैं कितनी बड़ी लेक है, तो ये सब लोग बहुत काम करते थे। और जो इन्वेडर्स आए, जो बाद में हमारे सुल्तान बन गए या हमारे बादशाह मुगल्स बन गए, वो उन्होंने ये किले वगैरह खूब बनाए, बट उसके बावजूद भी जब पब्लिक एट लार्ज की जो बात होती थी, वहाँ पे शायद इतना कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, बट शायद उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो हम बात कर रहे थे 1100 के बाद से करीब करीब 32% से और 22-24% के आसपास चली गई। तो जो हमारा ट्रेड उन दिनों हुआ करता था, वो ट्रेड इतना अच्छा था, सी के थ्रू होता था, शिपिंग के थ्रू होता था, जिसको आजकल मर्चेंट नेवी आप लोग बोलते हैं, तो उसके थ्रू होता था। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पोजीशनिंग है वो इतनी अच्छी है ज्योग्राफिकल, कि देखिए हमारे ही ये सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून सीजन है, और इसमें 6 महीने हवा एक दिशा में बहती है और दूसरे अगले 6 महीने अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। और देखिए, उन दिनों में जब शिपिंग से ट्रेड होता था तो शिप के अंदर इंजन चाहिए। अब आजकल तो इंजन होते हैं, अब इंजन उन दिनों में थे नहीं। अब इंजन नहीं होते थे तो जो विंड थी उसी से वो आगे बढ़ते थे, या फिर जो स्लेव्स होते थे वो चप्पू चलाते थे, जैसे आजकल आपने बोट्स में देखा होगा, उससे शिप को चलाया जाए। बड़ा मुश्किल काम होता था, बट जो विंड थी, विंड वुड पुश द शिप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन व्हाटएवर, जिस भी डायरेक्शन में हवा चल रही होगी, बह रही होगी, उसी डायरेक्शन में शिप जाते थे। अब अगर हवा की दिशा ना बदले तो हम वापस कैसे आए? तो चूंकि हमारे यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में हवा की दिशा 6 महीने बाद बदल जाती थी, तो नेचुरली फिर हम वापस आ जाते थे। तो एक बार सामान देने गए, वहां से सामान लिया और अपने यहाँ लेकर के आ गए। कहीं मिड 600-700 सी के आसपास थोड़ा वेस्ट में प्रॉब्लम हुई, तो गोल्डन रोड बुक में ये लिखा गया है कि हमने ईस्ट की तरफ ध्यान दे दिया। उसमें आप चले गए स्वर्ण भूमि जो थाईलैंड है, या फिर आप मलेशिया, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, चाइना तक हम उधर पहुंच गए। अब चाइना पर मुझे याद आता है कि हमारे तो सिल्क रूट का बारे में बहुत बात होती है कि सारा ट्रेड चाइना से वेस्ट की तरफ जो होता था थ्रू इंडिया होता था, हमारे गुजरात के थ्रू निकलता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1100 तक जब कोई एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं था, डिस्टर्बेंस नहीं था, एंड वी वर हैप्पी डूइंग बिजनेस विद द एंटायर वर्ल्ड, आई मीन पर्टिकुलरली वेस्ट एंड ईस्ट बोथ, एंड इन अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड सिग्निफिकेंट मैनर। तो जब 1100 के आसपास ये इन्वेजन शुरू हुए, इन्वेडर्स बाहर से, उन्होंने कहा भाई भारत तो बड़ा धनी देश है, उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड
भी डिस्टर्ब हुआ। और उसके पीछे कारण क्या है कि जब भी अपना आप सामान लेकर के, चाहे सेंट्रल एशिया के थ्रू घोड़े, हाथी या कैमल के द्वारा लेके जाएंगे तो भी लूटने का डर है, आप वहां से कुछ लेके आ रहे हैं तो भी लूटने का डर है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। और जब ये लोग यहाँ बस गए आकर के, जो मुगल्स ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो भी ट्रेड पे खैर बहुत ज्यादा उसमें बढ़ावा नहीं आया, उछाल नहीं आया। तो एक जो गिरावट शुरू हुई, वो गिरावट जारी रही 1100 से लगा करके 1700 1800 तक आकर के। और अंग्रेजों ने तो आकर के, आप सब जानते हैं क्योंकि ये बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, कि उन्होंने तो हमारा जो टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, आप देखिए दुनिया में जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का होता था, हमारे यहाँ से 25% कंट्रीब्यूशन भारत का था उसको, जब अंग्रेज आए। और जब अंग्रेज यहाँ से गए, 2 या 3% कंट्रीब्यूशन हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का रह गया था। उन्होंने बहुत जुल्म किया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर दिया। और खत्म भी किया उनके ऊपर, मतलब एक तो आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने फिक्स रेट कर दिए, बहुत ही कम दाम पे हमें अपने टेक्सटाइल बेचना पड़ रहा था। उन्होंने जब एक्सपोर्ट की बात आई तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बढ़ा दी, और यहां से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, अपने यहां बनाते थे, और जो इंपोर्ट ड्यूटी वहां से यहां लगनी चाहिए थी भारत के द्वारा उस जो इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जितना भी वर्कर था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और वो चला गया वहां से और एग्रीकल्चर की तरफ। और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर भी अपना कब्जा किया, और हम लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में फंसा करके वो एक एजुकेशन उस तरह की दे दी हमें कि भाई हिंदुस्तानी कमजोर हैं, अपने ऊपर राज नहीं कर सकते, अपने आप को संभाल नहीं सकते, हम ही संभालने वाले हैं। और इस देश को अच्छी तरह से उन्होंने लूटा। और मैं उत्सव पटनायक जी को, कोई माने ना माने, उन्होंने जो फिगर दी है उस फिगर पे मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं, और हमें उन्होंने लूटा। लेकिन we will always remain indebted to our freedom fighters who kept fighting with these foreigners all through and gave up their life only for this country, and we got ultimately freedom in 1947. उसके बाद जिस तरह से हम अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर, आई वांट टू मेक एवरीवन फील ग्रेट ऑफ आवर अचीवमेंट टिल डेट एंड इन फ्यूचर। आने वाले दशक डेफिनेटली इस देश के हैं, भारत देश के हैं, प्रोवाइडेड वी रिमेन यूनाइटेड। हमें एक रहें और अपने देश के ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं आज के बच्चों को भी ये बात कहूंगा, यंग जो हमारा यूथ है उसको भी ये कहूंगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। वी आर कल्चरली very very rich country, we are very very patient people, we are the ones who really we guided this world in the direction of spirituality, in the direction of science, in the direction of mathematics, in the direction of trade, everywhere. I mean, we should be proud of that. हम किसी की उन बातों पे ना जाएं कि नहीं हम कमजोर थे, किसी वक्त भी हम कभी भी कमजोर नहीं थे। हम कमजोर पड़ गए जब थोड़ा सा हम टूट गए थे, हम डिवाइड हो गए थे, और ये अंग्रेज हमें हमारे ही खिलाफ एक दूसरे को लड़ा पाए, हमारे ही सिपाहियों से हमें पिटवाया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पिटवाया, सारा वेल्थ यहाँ से बाहर कराया, मतलब हमारे ही लोगों से। तो वो जो गड़बड़ हुई वो बीच में हुई, उस एरा को हम ना कभी दोहराने दें। और मान के चलिए कि in the next, I'm very sure 30-40 years, we would once again be a country which will be contributing to that level, if not to 35, at least to 15 to 20% of GDP. और आप मान के चलिए 15 to 20% is no less. Reason being that if you talk of America today, the superpower, their contribution world GDP is around 15%. So if 15% they can become superpower, at 20 will be most superpower, and we are capable of doing that. But in that also, superpower does not mean we'll be ruling over the world. We'll be sailing with the world, we'll be taking everyone together and making this world better place for everyone. So with these thoughts, I'll seek your leave and meet you in the next episode once again. Thank you very much. God bless us all.